Hello, friends. How are you? Please welcome back to my YouTube channel. Hope all of you are doing well. Today, we will be talking about opening of current accounts. लेकिन ये करंट अकाउंट जो नॉर्मल कोर्स में हम खोलते हैं ये उनके विषय में नहीं है. ये वो करंट अकाउंट्स हैं जो हमारे बोरोवर्स जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ ली हुई हैं, और नॉट ओनली फ्रॉम वन बैंक, फ्रॉम द एंटायर बैंकिंग सिस्टम. देयर कैन बी वन, देयर कैन बी मोर देन वन, 4, 5, 10, any number of banks may be involved. And this mechanism is where either the banks are financing through consortium mechanism or through multiple banking arrangement, MBA in short we call that. So let us begin. I am SP Singh, retired DGM Punjab National Bank, bank executive trainer, a banking and financial consultant, and a motivational speaker. So main terms used and their explanation. There are two main terms used in this video and in the notification of RBI dated 19th of April 2022. पहली term है exposure, or we will be using in different slides the word aggregate exposure, means exposure from the entire banking system. So the exposure has been defined, and the exposure has defined as the fund based exposure as well as the non fund based exposure from the entire banking system. So the banking system is defined. Banking system here means the credit facility, CC or OD, either from a scheduled commercial bank or from a payment bank. So these two institutions are a part of the banking system. For these instructions issued by RBI regarding opening of current accounts of the borrowers who are availing cash credit or overdraft facilities from the banking system. Exposure has been divided in three categories. ये तीन कैटेगरी में अलग अलग बांटा गया है. कैटेगरी नंबर 1 है जहां पर एक्सपोजर थ्रू कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज लेस देन 5 crore. कैटेगरी नंबर 2, it is rupees 5 crore or more but less than rupees 50 crore. And category number 3, rupees 50 crore and more. And there are instructions which are applicable to all these three categories. So let us see कि कैटेगरी नंबर 1 के लिए आरबीआई ने क्या इंस्ट्रक्शंस बैंकों को दिए. अब कैटेगरी नंबर 1 है कौन सी, जिसमें एक्सपोजर है ₹5 crore से नीचे लेस देन ₹5 crore. तो ऐसे केसेस में जहां पर एक्सपोजर मीन्स एग्रीगेट एक्सपोजर फ्रॉम द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज लेस देन ₹5 crore, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू ओपन करंट अकाउंट्स ऑफ सच बोरोवर्स. इनके करंट अकाउंट फ्रीली खोले जा सकते हैं. एक ही कंडीशन है कि ऐसे बोरोवर्स से हमको एक अंडरटेकिंग लेना होगा, और वो अंडरटेकिंग इस बात के लिए होगी कि अगर किसी भी स्टेज पर इनका एक्सपोजर बढ़ के 5 करोड़ हो जाता है या उससे अधिक हो जाता है तो तुरंत ये अपने फाइनेंसिंग बैंक को यानी लेंडर को इन्फॉर्म करेंगे. ये अंडरटेकिंग में लिख के देना पड़ेगा. इसलिए मैंने नीचे एक क्वेश्चन मार्क लगाया है और उस क्वेश्चन मार्क का यही एक्सप्लेनेशन है. RBI instructions to open current accounts under category number 2.
कैटेगरी 2 में एक्सपोजर है ₹5 करोड़ और मोर बट लेस देन ₹50 करोड़। यहाँ पर जो करंट अकाउंट खोलने की इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर जरा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। बोरोवर्स कैन ओपन करंट अकाउंट विद एनी वन ऑफ द बैंक्स विद विच इट हैज़ CCOD फैसिलिटी। यानी इनमें अगर एक ही बैंक है तो जिसके साथ CCOD फैसिलिटी है वहाँ ये करंट अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर 5 बैंक इन्वॉल्व हैं मान लीजिए, तब ये देखा जाता है, जो सेकंड इसमें पॉइंट है मेरा स्लाइड में, प्रोवाइडेड दैट द बैंक हैज़ एटलीस्ट 10% ऑफ द एग्रीगेट एक्सपोजर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। यानी उसमें टोटल एक्सपोजर का 10% या उससे अधिक जिस बैंक के पास होगा उसके साथ उसका करंट अकाउंट खोला जा सकता है। अब एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि नन ऑफ द लेंडर्स हैज एटलीस्ट 10% ऑफ द एग्रीगेट एक्सपोजर। तब कहाँ खोलेंगे? तब खोलेंगे द बैंक हैविंग द हाईएस्ट एक्सपोजर अमंग CCOD प्रोवाइडिंग बैंक्स में ओपन ए करंट अकाउंट, तो फिर उसके साथ खोला जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि बहुत दिन से मेरे फॉलोअर्स, मेरे फेलो बैंकर्स ये चाहते थे कि इस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाए, इनमें बड़े कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत डाउट्स हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सब कन्फ्यूजन्स और सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस आप ध्यान से इसे देखते जाइए और समझते जाइए। अभी ये कंटिन्यू कैटेगरी 2। अब इसमें अदर लैंडिंग बैंक्स कैन ऑल्सो ओपन, मे ओपन ओनली collection account subject to the condition that funds deposited in that account will be remitted within 2 working days। कहाँ रेमिट करने हैं? टू द CCOD अकाउंट। यानी दूसरे लैंडिंग बैंक करंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी धनराशि जमा होगी उसे 2 वर्किंग डेज में आपको CCOD अकाउंट में रेमिट करना पड़ेगा। RBI की यही इंस्ट्रक्शंस हैं। और आगे इसी कैटेगरी में और इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू करती हैं। दी बैलेंस इज इन सच कलेक्शन अकाउंट्स। वो कलेक्शन अकाउंट खोला आपने, उसमें पैसा जमा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक जहां ये कलेक्शन अकाउंट खुला हुआ है उस क्रेडिट बैलेंस जो आपके करंट अकाउंट में है उसको कहीं यूज कर ले, किस में? अपनी क्रेडिट फैसिलिटी की रिकवरी में। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। और ना ही उस बैलेंस को एज कोलेटरल और मार्जिन किसी फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के लिए वो ट्रीट कर सकते हैं। इसका केवल और केवल एक ही उपयोग होगा कि ये पैसा रेमिट कर दिया जाएगा टू CCOD अकाउंट। अब इसमें डेबिट जितने होंगे वो सब कहाँ जाएंगे? रेमिट किए जाएंगे टू दी CCOD अकाउंट के लिए। लेकिन ये बैंक्स जो करंट अकाउंट खोल रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर रेमिटेंस भी भेज रहे हैं, इनको अपने चार्जेस और फी डेबिट करने का अधिकार होगा। अब वो कैटेगरी आएगी जो नॉन लैंडिंग बैंक्स की है। तो RBI ने स्ट्रिक्टली नॉन लैंडिंग बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू ओपन करंट और ऑब्लिक कलेक्शन अकाउंट्स। नॉन लैंडिंग बैंक्स ये अकाउंट नहीं खोलेंगे। आगे चलते हैं। RBI इंस्ट्रक्शंस टू ओपन करंट अकाउंट अंडर कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 वेयर द एग्रीगेट एक्सपोजर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम इज ₹50 करोड़ और मोर। बैंक शैल बी रिक्वायर्ड टू पुट इन प्लेस एन एस्क्रो मैकेनिज्म। अब ये एस्क्रो मैकेनिज्म क्या है? एस्क्रो मैकेनिज्म है कि एक कलेक्शन अकाउंट खुल जाता है एक मेजर बैंक के साथ, और ये बोरोवर डिसाइड करेगा कि वो कौन सा बैंक चूज करता है फॉर एस्क्रो मैनेजिंग बैंक। वो खुद चूज करेगा
ये कौन से बैंक में मैं ये अपना एस्क्रो अकाउंट खोलूं। और इसमें एक एस्क्रो अकाउंट के लिए एग्रीमेंट बनेगा, एस्क्रो एग्रीमेंट, जिस पर ऑल लेंडर्स शुड बी ए पार्ट ऑफ दिस एस्क्रो एग्रीमेंट, माने उस एग्रीमेंट पर सभी लेंडर्स को साइन करना होगा। और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे डिसाइड होंगी? मे बी डिसाइडेड म्यूचुअली बाय लेंडिंग बैंक्स एंड द बोरोवर, दोनों में म्यूचुअली डिसाइड हो जाएंगी। करंट अकाउंट ऑफ सच बोरोवर्स कैन ओनली बी ओपन मेंटेन्ड बाय एस्क्रो मैनेजिंग बैंक। तो एस्क्रो मैनेजिंग बैंक ही ऐसे केसेस में जो कैटेगरी 3 में आ रहे हैं वहां करंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसी आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। अदर लैंडिंग बैंक्स क्या करेंगे? अदर लैंडिंग बैंक्स कैन ओपन कलेक्शन अकाउंट। और कलेक्शन अकाउंट में क्या होगा? रेमिट करना होगा पैसा, कहां पर? एस्क्रो अकाउंट में, जो कहां खुला हुआ है? एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के साथ में। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये डिसाइड करेंगे बैंक और बोरोवर अपने म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पर। लेकिन वही कंडीशन इनके बैलेंस पे लागू हो जाएगी कि जो ये कलेक्शन अकाउंट खुले हैं इनमें बैलेंस होगा, तो ये किसी क्रेडिट फैसिलिटी के रीपेमेंट के लिए नहीं यूज किया जा सकता, एज कोलेट्रल एज मार्जिन नहीं यूज किया जा सकता फॉर एनी अदर क्रेडिट फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी के लिए नहीं किया जा सकता। अब इसमें आता है वेल देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन अमाउंट और नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन द कलेक्शन अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट खुला है तो उसमें क्रेडिट एनी नंबर क्रेडिट किए जा सकते हैं, लेकिन डेबिट शैल बी लिमिटेड टू द पर्पज ऑफ रेमिटिंग द प्रोसीड्स टू द सेड एस्क्रो अकाउंट। यानी डेबिट केवल उसी पर्पस के लिए किए जाएंगे, किसके लिए? कि उसमें से पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहां पर? एस्क्रो अकाउंट में। और इसके अतिरिक्त बैंक्स मेंटेनिंग कलेक्शन अकाउंट आर परमिटेड टू डेबिट देयर फीस एंड चार्जेस, जो हमारी कैटेगरी 2 में भी उनको अलाउड था, बिफोर रेमिटिंग द फंड्स टू एस्क्रो अकाउंट। अब यहां पर भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, नॉन लेंडिंग बैंक्स शैल नॉट ओपन एनी करंट अकाउंट फॉर सच बोरोवर्स। नॉन लेंडिंग बैंक्स कोई एक करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं आरबीआई की, और इसीलिए अब कहीं पर भी बैंक में ये बोरोवर करंट अकाउंट खोलने जाता है तो बैंक खोलता नहीं है, तमाम पूछताछ करता है और फिर भी आसानी से नहीं खोलता है, खोलता ही नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। अब कुछ ऐसी चीजें आएंगी इन केस ऑफ बोरोवर्स वेयर एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम is rupees 5 crore or more but less than 50 crore. There is no restriction on opening current account by the lending banks. Lending banks के लिए कोई restriction नहीं है, पहले भी आ चुकी है ये स्लाइड। However, non-lending banks may open collection accounts। यहाँ पर उन्होंने अभी जो 19 अप्रैल 2022 का नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पर एक चेंज इंट्रोड्यूस किया है। फिर ये बैंक्स आर फ्री टू ओपन करंट अकाउंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ये इंस्ट्रक्शंस जो इस स्लाइड में हैं, दीज आर एप्लीकेबल टू करंट अकाउंट्स एज वेल एज लास्ट पॉइंट इज एप्लीकेबल टू सीसी एंड ओडी अकाउंट। तो ये पहला है, बैंक्स आर फ्री टू ओपन अकाउंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव customers who have not availed any credit facility from the banking system subject to necessary KYC and due diligence। अब उन्होंने कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल नहीं की है तो फ्रीली ये खोल सकते हैं। अभी हमारे बैंकर साथी इस कंफ्यूजन में कि आरबीआई ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये अकाउंट भी नहीं खोल रहे हैं जिनकी कोई क्रेडिट फैसिलिटी कहीं पर नहीं है, और वो ये अंडरटेकिंग भी लिख के देने को आपको तैयार है, फिर भी आप उनके करंट अकाउंट खोलने में संकोच करते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो वहाँ फ्रीली खोले जा सकते हैं। आरबीआई इज वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, बैंक्स आर फ्री टू ओपन करंट अकाउंट्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड इन दिस सर्कुलर फॉर द बोरोवर्स हैविंग क्रेडिट फैसिलिटीज। कहाँ से? एनबीएफसी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से,
कोऑपरेटिव बैंक से, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन से। यानी मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको ये स्पष्ट किया था कि बैंकिंग सिस्टम हियर मींस ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और ए पेमेंट बैंक। इनमें से लिया है तो ये इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल हैं, और अगर इनसे एनबीएफसी, एफआईज, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया है तो ये इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल नहीं है। उनके भी करंट अकाउंट फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस खोले जा सकते हैं। व्हेन ए बोरोवर अप्रोचेस अ बैंक फॉर अवेलिंग ए सीसीओडी फैसिलिटी, तो ये सीसीओडी फैसिलिटी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इनको प्रोवाइड की जा सकती है इफ द एग्रीगेट एक्सपोजर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम इज लेस देन ₹5 करोड़। क्योंकि वहां तक बिल्कुल पहली स्लाइड में वापस मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि वहां अगर है लेस देन 5 करोड़ तो करंट अकाउंट खोलने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। यहां पर सीसीओडी भी आप फ्रीली उनको दे सकते हैं। अब these instructions are applicable to CCOD accounts, not to the current accounts. Banks having a share of 10% or more in the aggregate exposure, तो ये आप पहले स्लाइड में देख चुके हैं कि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है जिनका 10% और मोर एक्सपोजर है एग्रीगेट एक्सपोजर में। तो क्या कर सकते हैं, कैन प्रोवाइड CCOD फैसिलिटी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड बाय दिस सर्कुलर। यानी उनका पहले ही उनका सीसीओडी में 10% और मोर एक पर्टिकुलर बोरोवर को एक्सपोजर है तो वो फर्दर क्रेडिट फैसिलिटी बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इन केस नन ऑफ द बैंक्स हैव एटलीस्ट 10% एक्सपोजर, तो फिर वही आ जाता है द बैंक हैविंग हाईएस्ट एक्सपोजर अमंग द सीसीओडी प्रोवाइडिंग बैंक्स can provide such facility without any restrictions. तीसरी बात, where a bank's exposure to a borrower is less than 10% of the aggregate exposure of the banking system to that borrower, while credits are freely permitted, debits to CCOD account can only be permitted for credit to the CCOD account of that borrower with a bank that has 10% or more exposure of the banking system of the same borrower। यानी एक borrower ने 10% और मोर के साथ CCOD खोली हुई है और उसने जिनका लेस एक्सपोजर है उनसे भी CCOD ली हुई है, तो उसमें क्रेडिट्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डेबिट केवल उस 10% और मोर एक्सपोजर जो बैंक है उसके सीसीओडी में रेमिट करने के लिए ही परमिट किए जाएंगे और किसी दूसरे पर्पस के लिए परमिट नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो अपनी फी एंड चार्जेस इसमें भी डेबिट कर सकते हैं। फंड्स विल बी रेमिटेड फ्रॉम दीज अकाउंट्स टू द सेट ट्रांसफरी सीसीओडी अकाउंट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसका फ्रीक्वेंसी बैंक और बोरोवर दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे कब कब आप करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस भी सीसीओडी के लिए ही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर सीसीओडी में क्रेडिट बैलेंस है, जो रेस्ट्रिक्शन करंट अकाउंट्स में उसके यूटिलाइजेशन के लिए लगी हुई थी वो यहाँ भी लगी हुई है कि आप इससे किसी दूसरी क्रेडिट फैसिलिटी का रिपेमेंट नहीं करेंगे, इसको एज कोलेटरल या मार्जिन ट्रीट नहीं करेंगे फॉर एनी अदर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। हाउएवर the banks are permitted to debit interest and charges to the CCOD account, क्योंकि ब्याज तो लगना ही लगना है, उन्हें अपने कोई चार्जेस डेबिट करने हैं तो लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मोर देन वन बैंक हैविंग मोर देन 10% एक्सपोजर, ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि दो या दो से अधिक बैंकों का एक्सपोजर मोर देन 10% है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, विल बी, इसमें क्या होगा, द बैंक टू विच द फंड्स विल बी रेमिटेड मे बी डिसाइडेड बाय द बैंक एंड द बोरोवर म्यूचुअली। ये भाई आपके सीसीओडी से वहां कहां पर आपने फंड भेजने हैं ये बोरोवर बैंक को बता देगा, तो दोनों की सहमति से ये फंड्स वहां डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर होते रहेंगे।
अब इन सब रेस्ट्रिक्शंस में हमारे सामने कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं और एग्जेम्पशंस को भी हमारे बैंकर साथियों को ठीक से देख लेना चाहिए। इसमें आपके पहला है अकाउंट्स फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स मैंडेटेड अंडर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रेरा एक्ट 2016 for the purpose of maintaining 70% of advance payments collected from the home buyers। तो एक प्रोटेक्शन है और यहाँ पर ये परमिसिबल है। ये इन गाइडलाइंस से जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनसे ये एग्जेम्प्टेड हैं। नोडल और एक्सक्रो अकाउंट खुला है पेमेंट एग्रीगेटर्स का, जैसे प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स होते हैं वो अपना ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और कोई अकाउंट खोला गया है फॉर द पर्पस ऑफ आईपीओ, एनएफओ और एफपीओ और शेयर बाईबैक, ऐसे पर्पसेस में भी ये एग्जेम्प्टेड अकाउंट्स हैं और इस पर ये इंस्ट्रक्शंस आरबीआई की गाइडलाइंस लागू नहीं होती हैं। अकाउंट ओपनड एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा 1999, अकाउंट्स फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, स्टैट्यूटरी ड्यूज एग्जेम्पशन है। सेटलमेंट ऑफ ड्यूज रिलेटेड टू द डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ऐसे अकाउंट भी करंट अकाउंट खुले हैं तो एग्जेम्पशन कैटेगरी में आते हैं। फिर वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स एंड देयर एजेंट्स फॉर सोर्सिंग करेंसी के लिए अकाउंट खुल जाते हैं। कैश इन ट्रांजिट के लिए अकाउंट खुल जाते हैं। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्जिम बैंक, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, ये एग्जेम्प्टेड अकाउंट्स हैं, आप खोल सकते हैं। और अकाउंट्स ओपन अंडर कोर्ट ऑर्डर, ये भी एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आता है। मुझे आशा है कि मेरे यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ने आप तक के आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स दूर कर दिए होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, अपील है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और ये बेल आइकन भी बटन दबा दें जिससे आपको मेरे फर्दर नोटिफिकेशंस समय से मिल जाएं। Thank you very much.